डियर स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे कि सर धातुओं द्वारा गैसों का अवशोषण किस प्रकार से होता है, ये समझाइए। तो धातुएं क्या होती हैं, पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए। जैसे लोहा है, प्लेटिनम है, निकेल है। आपने धातुएं देखा हो तो क्षार धातु नाम सुना हो 11th में। क्षार धातु जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये भी धातुएं होती हैं। कुछ सिक्का धातुएं होती हैं, सिल्वर, गोल्ड। ये धातुएं क्या करती हैं, इनकी सतह पर संयोजकताएं खाली रहती हैं। जैसे ये कोई रॉड है धातु और इसकी सतह पर संयोजकताएं खाली पड़ी रहती हैं। इन पर गैसों के कण आगे चिपक जाते हैं, अधिशोषित हो जाते हैं। अंदर नहीं जाते, केवल सतह पर चिपक जाते हैं। इसको बोलते हैं अधिशोषण। यानी कि किसी सरफेस पर कोई गैस अधिशोषित हो जाए या चिपक जाए, उसको कहते हैं कि धातु ने उस गैस को अधिशोषित कर लिया। जैसे आपने लोहे की रॉड ली और किसी गैस के संपर्क में उसे लेके आए और वापस आप उसे देखोगे तो उसमें से बदबू आएगी उस गैस की, जो भी गैस होगी, क्योंकि उसकी सतह पर वो क्या हो गई है, अधिशोषित हो गई है। इसी को कहते हैं धातुओं द्वारा गैसों का अधिशोषण। और जो कौन सा विलयन हो गया, ठोस, क्योंकि धातु क्या है, अधिक मात्रा में। गैस सिर्फ क्या है, सरफेस चिपकी हुई है, तो इसलिए धातु गैस को सतह पर अधिशोषित कर रही है। तो गैस और ठोस, तो ठोस में गैस विलयन हो गया, ये धातुओं द्वारा गैसों का अधिशोषण। क्लियर। अब अपन आते हैं वहीं जो कल चल रहा था, मैंने नॉर्मलता कल समझा दी थी। नॉर्मलता क्या होती है, देखो मोलरता और नॉर्मलता में थोड़ा सा डिफरेंस है। उसके फॉर्मूले में, इसके फॉर्मूले में सिर्फ ईवी और एमवी का अंतर है। इसमें आते हैं तुल्यांकी द्रव्यमान या तुल्यांकी भार, और उसमें आता है अणुभार। तुल्यांकी द्रव्यमान होता क्या है, अणुभार बटे संयोजकता। माने इसकी नॉर्मलता निकालने के लिए आपको अणुभार तो चाहिए ही चाहिए, उसकी संयोजकता भी चाहिए। यानी अणुभार में संयोजकता का भाग दे दोगे तो तुल्यांकी द्रव्यमान आ जाएगा। अब आती है बात डेफिनेशन की। इसकी जो इकाई होती है वो होती है ग्राम, मोल प्रति लीटर। मोलरता की इकाई होती है मोल प्रति लीटर, मोलरता की। और नॉर्मलता की क्या होती है, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। तो इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। ठीक, ऊपर क्या आएंगे, विलेय का ग्राम्य भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार इनटू, यदि 1000 नहीं लिखते तो बिलियन का लीटर में आयतन, और 1000 लिखा है तो बिलियन का मिलीलीटर में आयतन। अब इस पर एक न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल आपके सामने लिखा है, NaOH के 1 लीटर में 5 ग्राम NaOH घुला है। यानी NaOH का 1 लीटर बिलियन है जिसमें सिर्फ 5 ग्राम NaOH घुला है। तो बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात करो। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, देखो विलेय का द्रव्यमान, विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान और विलयन का मिलीलीटर में आयतन। देखते हैं अपन को क्या क्या दिया हुआ है। दिया है, अब देखिए ध्यान से, विलेय का द्रव्यमान या विलेय का भार कहाँ दिया है, विलेय का भार WB, ये रहा विलेय का भार 5 ग्राम NaOH, 5 ग्राम NaOH। और क्या दिया है, 1 लीटर में घुला है, मतलब विलयन का लीटर में आयतन, विलयन का आयतन 1 लीटर। यदि हम लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करते हैं तो यहीं पे 1 लीटर में कितने होते हैं, 1000 ml, मिलीलीटर। तो अब हम VmL का मान रख सकते हैं, यानी ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। और EV चाहिए, EV क्या है, विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार। और तुल्यांकी भार कैसे निकलता है, विलेय, पहले तो ये देखो विलेय है क्या, NaOH,
तो NaOH का तुल्यांकी बार, और NaOH क्या है? क्षार, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा क्षार का तुल्यांकी भार अपॉन OH माइनस आयनों की संख्या, OH माइनस आयन की संख्या, यानी ये संयोजकता है। क्षार का तुल्यांकी भार Na का कितना होता है? तुल्यांकी भार नहीं, क्षार का अणुभार, क्षार का अणुभार, तुल्यांकी भार थोड़ी, तुल्यांकी भार निकाल रहे हैं, अणुभार। तो अणुभार निकालने के लिए क्या करेंगे? NaOH, Na का 23, O का 16 और हाइड्रोजन का 1 अपॉन OH माइनस आयन कितनी है? 1, भाग लगेगा 1 का, तो बराबर आंसर कितना आ गया? 40 ग्राम। ठीक है, 40 ग्राम प्रति तुल्यांक आएगा। अब देखिए हमारे पास तीनों वैल्यू आ चुकी हैं 1 2 3, तो ये रख दूँ नॉर्मलता में, नॉर्मलता N इक्वल टू WB अपॉन EV इंटू 1000/BML। WB क्या है? 5 ग्राम, EV 40 ग्राम इंटू 1000 अपॉन BML क्या है? 1000। ये कट गया 8 बार, 8 का भाग दे दो, 10 हो गया, 8 एकम 8 और फिर 2 बचा, 20 हो गया, 8 दूनी 16, 4 बचा, 8 5 40, 0.125 इकाई नॉर्मलता की ग्राम तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो 125 N नॉर्मल, मूलरता में M, मूललता में स्मॉल m, यानी कि उसका संकेत भी पीछे लिख सकते हो यदि इकाई आपको नहीं आ रही, या मान लो क्वेश्चन में ही कहीं पे लिखा मिल गया नॉर्मलता, तो इस तरह से लिखी आ सकती है। ठीक है, ये हो गया न्यूमेरिकल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मूललता और नॉर्मलता ये तीनों हो चुके हैं। अब या तो मोल प्रभाज पढ़ लो या फिर ppm सांद्रता पढ़ लो, पार्ट्स पर मिलियन। अब आते हैं मोल प्रभाज, या फॉर्मलता भी अभी नहीं पढ़ी है, फॉर्मलता पढ़ लो। फॉर्मलता और मूलरता तो एक जैसी है, जैसे फॉर्मलता पढ़ा देता हूँ पहले। फॉर्मलता इसे कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी जो इकाई होती है वो है ग्राम सूत्र द्रव्यमान प्रति लीटर। ग्राम सूत्र द्रव्यमान प्रति लीटर। सेम मोलरता की तरह कोई अंतर नहीं है, बस डेफिनेशन में थोड़ा सा अंतर है। उसमें मोल वर्ड आते थे, इसमें ग्राम सूत्र द्रव्यमान आएंगे। देखो नॉर्मलता में क्या आता था? ग्राम तुल्यांक। मोलरता में मोल आते थे। फॉर्मलता में ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या, अपॉन में वही बिलियन का लीटर में आयतन। तो डेफिनेशन यहीं से बनेगी, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या को फॉर्मलता कहते हैं। फॉर्मलता F बराबर, फॉर्मूला आ गया ऊपर, ग्राम सूत्र द्रव्यमानों
ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या अपॉन बिलियन का लीटर में आयतन, बिलियन का लीटर में आयतन। अब मोलों की संख्या का फॉर्मूला क्या आता था? अणुभार बटे अणुभार। ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या का भी वही है, भार बटे अणुभार। देखो ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या का भार, ये किसका है? ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या किसकी? विलेय की। विलेय की ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या। तो विलेय का भार बटे विलेय का सूत्र द्रव्यमान, विलेय का अणु सूत्र द्रव्यमान, सूत्र द्रव्यमान या अणु सूत्र द्रव्यमान इनटू बिलियन का लीटर में आयतन, बिलियन का लीटर में की जगह मिलीलीटर कर दूं, मिलीलीटर में आयतन, तो यहाँ पे 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। विलेय का भार बटे विलेय का अणु सूत्र द्रव्यमान। सेम अणु भार, अणु सूत्र द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान एक ही चीज़ है, माने इसको भी हम FV से रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि ये फॉर्मलता के लिए है। FV विलेय का भार WB, विलेय का आयतन VML। बस ये आ गई फॉर्मलता। F बराबर WB अपॉन FV इंटू 1000 अपॉन VML। सेम FV जो निकलता है वो MB के समान ही होता है। जैसे MB निकाला था वैसे ही FV निकाल लेना। सेम वही क्वेश्चन है, वैसे ही होगा, केवल नाम चेंज कर दिया है। विलेय का अणुभार, यहाँ पे अणु सूत्र द्रव्यमान, एक ही बात होती है। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आते हैं ppm सांद्रता, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन ppm सांद्रता, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। इसका मतलब क्या होता है? मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। 1 मिलियन का मतलब होता है, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख या 10⁻6 भाग। 10 लाख या 10⁻6। अब देखो P का पार्ट्स माने भाग, पर माने प्रति, मिलियन मतलब 10⁻6 या 10 लाख भाग। सेम परसेंटेज की तरह ही है, जैसे परसेंटेज अपन नापते थे परसेंटेज, वैसे ही पार्ट्स पर मिलियन सांद्रता अपन मापते हैं। लेकिन इसकी ज़रूरत क्या पड़ गई पार्ट्स पर मिलियन की? ये बहुत छोटी इकाई को मापने के लिए उपयोग की जाती है। बहुत छोटी इकाई, जैसे कि जल में प्रदूषण कितने परसेंट है। यदि जल में प्रदूषण बताना है तो आपको ppm में बताना पड़ेगा, पार्ट्स पर मिलियन, क्योंकि ये 10 लाख में से बताती है कि 10 लाख भाग में इतना प्रदूषण है। 100 भाग में नहीं बताती, परसेंटेज में नहीं बताती, क्योंकि बहुत छोटी इकाई को मापते हैं। प्रदूषण बहुत कम होता है तो उसकी छोटी इकाई को मापने के लिए
पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम सांद्रता का उपयोग करते हैं। तब इसका देखो फॉर्मूला क्या होगा, पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम बराबर पीपीएम सांद्रता बराबर ऊपर वही बिले का ग्राम में भार अपॉन बिलियन का लीटर में आयतन। बिलियन का ग्राम में भार अपॉन बिलियन का ग्राम में, लीटर में नहीं हो, ग्राम में इंटू 10⁻⁶। अब देखो 10⁻⁶ परसेंटेज में 100 का मल्टीप्लाई होता है, यहाँ 10⁻⁶। तो डेफिनेशन पहले परसेंटेज की याद करो क्या थी, बिलियन के 100 भागों में उपस्थित बिले के भागों की संख्या को प्रतिशतता कहते हैं। यहाँ पे पीपीएम सांद्रता बिलियन के 10⁻⁶ भाग या 10 लाख भागों में उपस्थित बिले के भागों की संख्या को पीपीएम सांद्रता कहते हैं। और मॉडिफाई करूँ तो ऐसे कह सकते हैं, किसी बिलियन के 10 लाख भाग में उपस्थित, भार मतलब वेट में नाप रहे हैं, 10 लाख भाग में उपस्थित बिले के भागों की संख्या को पीपीएम सांद्रता कहते हैं। सेम प्रतिशतता की तरह ही है, केवल 100 का मल्टीप्लाई था, यहाँ 10⁻⁶ का मल्टीप्लाई। अब आप ध्यान से देखो तो इस पर एक न्यूमेरिकल कराता हूँ मैं। न्यूमेरिकल है, समुद्री जल में 5.8 इंटू 10⁻³ ग्राम, समुद्री जल में 5.8 इंटू 10⁻³ ग्राम O2 प्रति 1 किलोग्राम जल में घुली है। 3 ग्राम O2 प्रति 1 किलोग्राम जल में घुली है। तो O2 की पीपीएम में सांद्रता ज्ञात करो। तो O2 की पीपीएम में सांद्रता ज्ञात करो। तो ध्यान से देखो 5.8 10⁻³ ग्राम O2 प्रति 1 किलोग्राम जल में घुली है। तो ये क्या चीज़ है, O2 जो घुली है, जो घुलती है वो क्या होती है, बिले, जो घोलता है वो क्या होता है, विलायक, और जिस घुलने के बाद क्या बन गया, बिलियन। तो देखो ये तो 1 किलोग्राम जल में घुली है, मतलब ये तो बिलियन है, और ये क्या है, बिले। तो हमें तो वही चाहिए, बिले के भार को हम WB और बिलियन के भार को अपन WB + WA लिखते हैं। दिया है बिले का भार WB = 5.8 10⁻³ ग्राम, और बिलियन का भार, बिलियन का भार कितना, 1 किलोग्राम। लेकिन हम फॉर्मूला ग्राम में ही जानते हैं, तो किलोग्राम को ग्राम में कितना टाइम लगेगा, 1000 ग्राम। मान रख दो पीपीएम सांद्रता, पीपीएम सांद्रता = बिले का भार 5.8 इंटू 10⁻³ ग्राम अपॉन 1000 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, ये 3 से 3 कैंसिल। बिलियन का भार अब देखो क्या बच गया, ये 5.8
इंटू 10⁻6। जो क्वेश्चन में ये है 5.8 10⁻³ है, -3 ग्राम O2 1 किलोग्राम जल में घुली है, तो विलेय का भार 5.8 10⁻³ यहाँ भी -3, तो ये फिर कटेगा नहीं, 10⁻³ और ये 1000 ये है। अब देखो इसको नीचे ले आऊँ मैं, 5.8 अपॉन 10⁻³ ये तो ये है ही 1000, इसको नीचे लाऊंगा तो 10⁻³ इंटू 10⁻6। अब ध्यान से देखो ये भी 10⁻³ है, ये भी 10⁻³ है, तो ये 10⁻6 हो गई और ये 10⁻6 से कट गई तो 5.8। आंसर किस में आएगा? ppm। भाई 10⁻³ तो बहुत हो जाएगी O2 1 किलोग्राम में, ऑक्सीजन कम मात्रा में होती है। 1.8 10⁻³ ग्राम O2 प्रति 1 किलोग्राम जल में घुली है, तो O2 की ppm सांद्रता ज्ञात करो। ठीक है, ये इसका हो गया आंसर। ppm सांद्रता हो गई। फिर से मैं डेफिनेशन बोल देता हूँ ppm सांद्रता की। किसी विलयन के 10 लाख भार भाग में उपस्थित विलेय के भार भागों की संख्या को ppm सांद्रता कहते हैं। ठीक है।